वेलकम क्लास 10 मेरा मेरे अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी थी, जो कि हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। ये वाला जो हमारा वीडियो है, ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, क्या होती है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, और इससे हम क्या क्या यूज़ करते हैं इस एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इस तरीके से हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किस फॉर्म में आती है और कैसे आती है, किसके थ्रू आती है, वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स के बारे में, एंड कुछ हीटिंग इफेक्ट होता है। कभी वायर में जब करंट होता है तो वो वायर हीट करती है, तो उसका भी हमें एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई सपोज कि तुम लोगों ने जो नेचुरल फिनोमिना है, हमारा यूनिट जो नेचुरल फिनोमिना है, राइट, जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पूरा पूरा आता है। सो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आपका बेसिक जो मेन टॉपिक है उसमें वो प्रिज्म है, एंड उसके जो बाद के छोटे छोटे टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार हो गया, सनसेट एंड सनराइज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। एंड तो कुछ लिखना है। ओके, सो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं, तो वो आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा। जो मुझे पढ़ाना है मैं आप लोगों को नया चीज़ बताता रहूँ। तो हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है चैप्टर नंबर, सपोज वैसे तो वो चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू, अगर हम रेफरेंस बुक देखें, बट अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो वो हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 11 या 12 में आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सपोज उसको हम चैप्टर नाम में डाल दें। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। सो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसका ओरिजिन होती है। तो रेफरेंस बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, तो आप अपने किसी क्लासमेट से मांग सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे मांगेंगे मैं भेज दूँगा। खैर, अभी तक आप लोगों के पास बुक आ जानी चाहिए थी। और नाउ आई वुड लाइक कि थोड़ा सा हम चार्जेस के बारे में जानें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बात की बात है, पहले तो हमारा चार्ज आता है। तो एक बचपन में जब हम छोटे थे तो बहुत सारी खुराफातियाँ करते थे, यानी कि बहुत सारा हम एक एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, ये करेंगे तो इससे क्या होगा, ये करेंगे इससे क्या होगा। तो कभी किसी ने बचपन में किया होगा कि अपनी जो स्केल होती है जिससे लाइन खींचा जाता है, प्लास्टिक की नटराज बन जाती है, डॉम्स की, किसी की भी स्केल, प्लास्टिक बेसिकली, प्लास्टिक वाली जो स्केल होती है उसको अपने बालों में ढेर देर तक घिसते हैं, या फिर अपना जो पेंसिल बॉक्स होता है जो प्लास्टिक का होता है उसको अपने बालों में ढेर देर तक घिसो। उसके बाद उसको आप एक अपने जैसे बिट्स ऑफ पेपर उसको एक टेबल पर रखो, ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर यानी कि छोटे छोटे टुकड़े पेपर के, उसको रख दिया। और जब हम अपने बॉक्स को उसके ऊपर रखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बिट्स ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट होने लग रहा है, किससे? आपके पेंसिल बॉक्स या फिर स्केल से, जिससे जिसको भी आपने रब किया अपने हेयर में, अपने बालों में। रब नहीं करोगे तो नहीं चार्ज होगा, बट आपने रब किया इस वजह से वो चार्ज हो चुका है। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है, एंड इवन ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। इवन जो आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, सेल्फ स्टार्ट आता है, वो सारा चीज जो वायर वगैरह उसमें होते हैं, वो सारा कुछ किसका? इलेक्ट्रिसिटी का ही तो एप्लीकेशन है, बिना उसका तो काम होता ही नहीं। उसके बाद जो आप गर्मियों में जब आप फैन चलाते हो, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन। एंड जो आप ठंडियों में हीटर चला लेते हो या फिर कपड़े प्रेस करते हो, आयरन, वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ electricity. So in industries, electricity is basically used to run various type of machines. Like कोई भी फैक्ट्री है, किसी भी तरीके की फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे पास होती है? जब वो एक कंडक्टर के थ्रू पास होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट का दौड़ना इसी को कहते हैं। तो किस में जाता है, किस में दौड़ सकती है करंट, या फिर किस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है एनर्जी, ट्रांसफर हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर?
ओनली विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स ही ऐसा चीज है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और उसको हम आगे तक पहुंचा सकते हैं, राइट। सो जब ये सारी चीजें हमें नहीं पता थी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, इन सब पे रिसर्च चल रहा था, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे रिसर्च चल रहा था और ये सारी चीजें पे रिसर्च चल ही रहा था। सो हमको सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। और आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा, दो तरीके का होता है, ठीक। जो भी क्लास 10 तक आप पढ़ते हो वो दो तरीके के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एज, ठीक है, बहुत सिंपल, मतलब बचपन में भी ये चीज़ पढ़ा ही होगा, क्लास 8 वगैरह में है इसका जिक्र, तो आपने वो ज़रूर देखा होगा। एंड इफ यू ब्रिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो आप बचपन में करते थे वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी। क्या हो जाता था बेसिकली, आप उसको चार्ज कर देते थे। जब आप बालों में अपने घिसते थे ना स्केल को या फिर पेंसिल बॉक्स को, प्लास्टिक के, तो आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो। तो आप सोचोगे सर प्लास्टिक ही कैसे चार्ज हो रहा है? हाँ बेटा, एनीथिंग कैन बी चार्ज, कोई भी चीज़ चार्ज हो सकती है और चार्ज उसके सरफेस पर होता है। तो खैर उस पर हम बाद में आएंगे। और जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, वो भी बात की बात है। बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इलेबोरेट करेंगे, उसको उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे है। ओके। सो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहला जो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरीके के चार्ज होते हैं अभी मैंने बताया था, दो तरीके के चार्ज होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, बाकी सारा चीज आप लोग को बुक में मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली इसमें वीडियो में क्या करूँगा, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग जब मेरी वीडियो देखना तो ये जरूर मेक श्योर करना कि मेक श्योर दैट यू हैव बुक इन फ्रंट ऑफ एट दैट टाइम। ओके, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने तरीके के चार्ज होते हैं जल्दी से बता दो। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम देखेंगे कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो, एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट अगर हम कन्वेंशनली देखें, कन्वेंशनल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वे में देखें, कन्वेंशन साइन कन्वेंशन के थ्रू देखें, सो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड, जो ग्लास का रॉड होता है, अगर आप उसको एक सिल्क के कपड़े से, सिल्क के कपड़े से, याद रखना मैं कह रहा हूँ, सिल्क के कपड़े से अगर आप उसको रब करोगे, बहुत फ्रिक्शन दोगे, मतलब बहुत ज्यादा रब करोगे, तो वो चार्ज हो जाएगा। उस पे जो चार्ज आएगा उस टाइम पे, ऐसा करने से जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अगर एक आप इबोनाइट रॉड लेते हो, इबोनाइट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, इबोनाइट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल। अगर आप इबोनाइट की रॉड लेते हो और उसको रब करते हो कोई ऊनी कपड़े से, ऊनी कपड़े मीन्स वुलन क्लोथ से, अपने स्वेटर वगैरह से, ठीक है, अगर उससे कस के उसको आप फ्रिक्शन देते हो, उसको रब करते हो, तब उस पे जो चार्ज आता है वो वाला चार्ज कहलाता है नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात? सो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये एक ब्रीफ एग्जांपल था, उसको बहुत डिटेल में नहीं चाहिए क्योंकि हमको बेसिक आइडिया लगाना था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर चार्ज उनको सेम मिलेगा, सिमिलर चार्ज मिलता है, अगर अगर सिमिलर चार्ज मिलेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में अपने मैसेज करके ये चीज बताई हुई है कि अगर अगर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है, अगर दो चार्ज नेगेटिव आ गए या दो चार्ज पॉजिटिव आ गए, वो एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट लाएंगे, ठीक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में और आगे क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ये है इसकी कि पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, सिमिलर सिमिलर काइंड्स ऑफ चार्ज रिपेल ईच, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, आप लोग जानते हो, आप लोग ने बोल भी दी, अनलाइक अनलाइक चार्जेस
अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक, तो क्या होता है, हमें ये चीज समझ में आया कि हमारा जो अगर अपोजिट चार्ज होगा या फिर अनलाइक चार्ज जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बट अगर चार्ज सेम आ गए जिसको हम सिमिलर चार्ज बोलते हैं या फिर लाइक चार्जेस बोलते हैं, तब कहानी क्या होगी कि वो रिपेल करेगा। एग्जाम्पल, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की, जिसको कि हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी ना बेटा, तो उसका एक यूनिट होगा। जैसे कि आपका वेट की यूनिट होती है केजी, आपकी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की भी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है इसकी, जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने कि इसके बारे में, चार्ज के बारे में स्टडी करी थी, तो उसके नाम पे इसकी यूनिट रखी थी कूलम, ताकि उसको इस खोज का, इस इन्वेंशन का, कहते हैं ना, इस रिसर्च का उसको एक तरह की क्रेडिबिलिटी मिली लाइफ टाइम। तो हम कूलम के नाम से जानते हैं, और आने वाले हमारी जो जनरेशन होंगी वो भी इसी नाम को जानेंगे। और कूलम, कूलम की स्पेलिंग क्या होती है, कूलम की स्पेलिंग होती है आपके सामने भी लिखिएगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पे इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ। ये the SI unit of electric charge is कूलम। ठीक है बेटा, ओके। कूलम को हम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं, सिंबल, इसका जो सिंबल होता है कूलम को, कूलम हमने जल्दी जैसे कि हमको लिखना है और जल्दी तो हम सिर्फ सी लिखते हैं। इसलिए हमें क्या पता चल जाता है कि हम चार्ज की यूनिट की बात कर रहे हैं, कूलम की बात कर रहे हैं। ओके, अगर हमको वन कूलम की बतानी है कि वन कूलम कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि वन कूलम कितना होता है तो आप क्या बोलोगे? सिंपल जो उसका बेसिक एक डेफिनेशन होगा वो ऐसा कुछ होगा, मैं लिख रहा हूँ तो आपको खुद दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको आपको जरूर नोट करना है। हाँ, वन कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एक कूलम वो क्वांटिटी है एक इलेक्ट्रिक चार्ज का, जबकि वो एक्सर्ट करेगा फोर्स कितने के बराबर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स। और न्यूटन्स किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, कितना कितना न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। समझ लो, यानी कि कोई दो चार्ज यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सपोज कर लो यहाँ पे कोई दो चार्ज ऐसे बने हुए, मैंने से पूरा स्फीयर जो हमको दिख रहा है सर्कल वो चार्ज, और वो कितने डिस्टेंस पे, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस है। और ये जो चार्ज है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड की हम बात करें उसका कितने के बराबर है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बराबर है। इन दोनों ऑब्वियसली या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, पोलैरिटी मींस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या है कि ये आपका हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड, और कितना सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। we now we now know that all the matter contains positively charged particles called proton and negatively charged particles called electron। देखो हम किससे बने, हम भाई हमारे अंदर भी एटम्स है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर भी एटम से बने। एटम के अंदर क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में ये चीज आप 9th में पढ़े हो कि एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। एटम एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर, जो कि बहुत सबसे पहले तो उसको सबसे स्मॉलेस्ट वो एंटिटी होती है किसी भी पार्टिकल की, एटम। उसके अंदर जो होता है ना, उसके अंदर
एक न्यूक्लियस होता है जो कि बिल्कुल बीचों बीच होता है, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम में सन होता है ना, सन होता है, वैसे न्यूक्लियस होता है एटम में। और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अपने, उसके जैसे कि अर्थ करती है ना अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है अपनी ऑर्बिट में। समझ में आ गया? सोलर सिस्टम से रिलेट करके मैंने बता दिया, तो वो वहाँ पे उस चीज़ की बात हुई। खैर इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो डेफिनेशन की बात हुई इसको आपको सिर्फ याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि इसका जो बेसिक आइडिया है इस डेफिनेशन के बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में समझोगे, अभी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो इसीलिए इस डेफिनेशन को केवल और केवल मैं यही चाहूँगा कि आप मेमोराइज कर लो बहुत ही अच्छे से, उसको बोलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है। क्योंकि इस बार तुम लोग का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होगा, तो आई एम प्लानिंग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छे से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको उसका रीज़न भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो गया एंड आपको रीज़न भी पूछ लिया जाएगा। खैर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैसा कि मैं बात ही कर रहा था कि एक जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम जान लेते हैं आखिर एक प्रोटॉन पे या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो हम सपोज मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, इतना पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भाई हमारा जो साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। बट अगर हमारा क्या, अगर हम सपोज मैग्नीट्यूड की बात करें, वो तो इतने के ही बराबर होना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। बट एक बात याद रखना, दोनों का मास डिफरेंट होता है। ये मत समझ लेना कि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास भी इक्वल होता है, नहीं, मास डिफर करता है। अगर मास पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम मास को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम अभी के लिए इतना ही जान रहे हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है कूलम, वो बहुत ही कह सकते हैं ना, द कूलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उससे तो कहीं ज्यादा बड़ा है कूलम। अगर हम 1 कूलम की बात, सपोज एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें कि मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कूलम हमारा बड़ा क्यों है। ओके चलो, ये रहा आपका एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करो। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर हम स्टार्ट कहाँ से करें इस क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है ना क्लास 8 में, वही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है उस पर, होता है आपका आई थिंक हाँ 1.6 और 1.6 into 10 to the power माइनस 90, इतना कूलम के बराबर चाहिए, इतना सी, इतना सी। ठीक है, इतना सी होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो बताओ, तो या तो हम उसको उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, ऐसे भी तो यूनिटरी मैथ ऐसे ही लगाते थे हम लोग, बात करो, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, इतना अगर एक में होता है, इतना चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे होता है तो 1 पे कितना होगा, सोचो सोचो कर बताओ। बहुत ही इजी है इन लोगों के लिए, तो बहुत ही इजी है, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना, ये वाला 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, सॉरी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या
चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब करीब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6.25 सॉल्व करने के बाद 6.25 into 10 to the power 6.25 into 10 to the power 80। तो आप लोग सोच रहे हैं बाप रे इतना ज्यादा, हाँ इतना ही। ठीक, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे। एक कूलम चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मिल जाएंगे तब जाके जो आपका चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर आएगा। यानी कि कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी और ना है, कूलम इज अ बिग क्वांटिटी। हमें यहाँ से ये बताना था, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर साथ ले लोगे तब जाके 1 कूलम के चार्ज के बराबर आएगा। ओके, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कूलम, ये हमें पता चल गया। इसके बाद हमें पढ़ना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। अच्छा, आप लोग को बहुत लोग को पता होगा ना, कंडक्टर सबके दिमाग में ये डेफिनेशन आती है, we have a substance that can conduct electricity is known as conductor। क्या ये सही डेफिनेशन है, मतलब बड़े होने के बाद भी क्या यही डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे? आप लोग बचपन से कोई चीज पढ़ते चले आ रहे हो, बड़े आपने ये चीज ध्यान दिया होगा, जैसे जैसे आप क्लास में बड़े क्लासेस में जाते हो वैसे वैसे जो बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें कुछ कुछ बड़े क्लासेस में कुछ और ऐड हो जाता है। वो जो ऐड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इजीली फ्लो हो सकता है और कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो पाता। ठीक, सो सारे सब्सटेंसेस को हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर हम इलेक्ट्रिकल कैटेगरी की बात करें तो ठीक, वैसे तो बहुत तरीके से हम सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकली हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। ये मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 2 की, जो कि आपके एग्जाम बुक का है। पेज नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैं आपको लिखता भी जाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं, हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बेसिकली क्या है, सब्सटेंस के इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में दो कैटेगरी है, एक कंडक्टर की कैटेगरी, एक इंसुलेटर की कैटेगरी है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की तो हम बात में करेंगे, सही चीज नहीं है, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, और आगे चल के आप ये जानोगे कि चार्ज कैसे फ्लो होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। ठीक, बहुत ही बेसिक के कहते हैं ना, नेसेसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट रहने, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हम बात करेंगे। ओके, सो और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मेरे मुंह से बार बार इलेक्ट्रिसिटी निकल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो होता है तब हम उसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? सो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, सारे हमारे जो मेटल्स हैं। अब ये मत बोलने लगना कि सर ऐसे तो बहुत से एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना बेटा। हम अपने मेन पॉइंट की बात करेंगे, चलो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और इसमें ऐड अप कर देते हैं इस चीज को। ओके, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करूँगा मैं। ये वीडियो केवल इतनी रहेगी कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि आप लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है हमारा, इसको हम थोड़ा सा एक पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। क्या, ये तो हमारे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात हो गई। जैसे कंडक्टर का एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि मेटल हो गया, ठीक है, मेटल में आपका कौन सा मेटल, मेटल तो बहुत तरीके के होते हैं ना।
अभी आप लोग पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें आप जानोगे कि एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, मेटल्स कितने कितने ढेर सारे मेटल्स होते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आधे से ज्यादा मेटल ही भरा हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत से पीरियोडिक टेबल, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। एंड सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर्स, ठीक। और कुछ ऐसे मेटल के अलॉयज भी होते हैं। अलॉय जानते हो आप लोग, अलॉय, ALLOYS, अलॉयज। देखो अलॉय क्या होता है, कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, उसको हम अलॉय नाम दे देते हैं। जैसे कि निक्रोम एक तरीके का अलॉय, ठीक है। मैंगनीन एक तरीके का अलॉय है, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन एक तरीके का अलॉय है, जो कि आप केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इस चीज के बारे में पढ़ोगे। तो वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सिंस फिजिक्स में जितना फिजिक्स की जरूरत है, आई विल ओनली टीच दैट, ओके। सो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। बट इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, आएगा, सब कुछ आएगा। इसमें हम रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सर्किट कैसे कम घर की बनती है उसके बारे में जानेंगे, और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सारी चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके ओम्स लॉ क्या होता है, अ, सारा कुछ पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, होगी। तो अब आप लोग ध्यान दोगे, तो आपने वायर देखा है क्या, इलेक्ट्रिक वायर सबने देखा है, ठीक। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि वायर कभी ऐसा नेकेड नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा खुला वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट मार देगा। क्यों कहते हैं लोग ऐसा, क्योंकि अगर खुला वायर होगा, आप उसको छूओगे, ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी एक तरह की कंडक्टर होती है, आपको पता है कि नहीं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमें करंट लगता है ना, हमें फील होता है करंट लगता है, झटका लगता है, इसका मतलब कि हम कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो क्योंकि हम लिविंग बीइंग हैं तो हम रिएक्ट कर देते हैं उस चीज को, दर्द होता है। बट नेवरदीलेस आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो वायर्स होते हैं ना, उसमें प्लास्टिक की कवरिंग आती है, ताकि उस वायर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो और हम उसको छुएं तो हमें करंट ना लगे, ठीक है। कभी आपने कहीं भी देखा होगा वायर में हमेशा कवरिंग होती है, और कभी अगर कवरिंग नहीं होती है तो वो किसी रीजन की वजह से नहीं होती, वो अलग चीज है, ठीक है। बट ज्यादातर हमारे वायर्स में क्या होती है, कवरिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने कभी आपके घरों में एसी होगी, नहीं भी है कोई बात नहीं, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि थोड़ा पावर खींचता है, आप उसकी केबल देखना, बहुत ही मोटी होती है, ठीक। तो जितना पावर ज्यादा लेने वाला अगर अप्लायंस है आपका, उतना ज्यादा केबल, उसकी केबल, यानी कि मैं किसकी बात करूँ, केबल, डिश टीवी केबल की बात नहीं कर रहा, मैं केबल वायर की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की आगे हम अपने इस मॉड्यूल में केबल अगर जब भी बोले तो उसको ना, मतलब हम वायर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो एक अगर केबल की हम बात करें तो उसमें केबल जैसे कि होता है ना, केबल एक मोटा सा कलेक्शन ऑफ वायर होता है, एक तरह से ऐसे करें, मोटी सी केबल जिसके अंदर बहुत सारे वायर है। आपने प्लग भी देखा हुआ है, ठीक है, प्लग में, अच्छा प्लग में आपने देखा होगा, प्लग क्या होता है, प्लग के एक जो सॉकेट होते हैं, उसमें जो घुसता है वो तो मेटल का होता है, कंडक्टर होता है, बट जहाँ से आप पकड़ते हो उसको वो तो प्लास्टिक का होता है ना, ताकि आपको करंट ना लगे। यहाँ पे यूज आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो एक ही ऑब्जेक्ट में आपको कंडक्टर भी दिख गया, इंसुलेटर भी दिख गया, दिखा ना बेटा। सो ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर, है ना बेटा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बात करें ना, कंडक्टर इंसुलेटर, वैसे ही हीट का भी होता है, अभी वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम एक और इंसुलेटर का हम अगर डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, बहुत ही क्लियरली देखिए आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे, क्या प्लास्टिक, रबर, वुड, these are the example, simple example of insulators। अब मेन मुद्दा हमारा आता है कि आखिर कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से फ्लो हो जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। आओ देखते हैं क्या होता है उसके अंदर भाई, ऐसा क्या होता है उसका, क्यों वो अलग होता है हमारे
इंसुलेटर्स। अब देखो, चलो आप बात करें थोड़ा सा। जैसे आपका इंसुलेटर की हम पहले बात करते हैं। जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया ग्लास, शीशा, इबोनाइट। इबोनाइट, ठीक है, इबोनाइट इज आल्सो सब्सटेंस, एक मटेरियल होता है जिसको मैं आप लोग को कभी दिखा दूंगा जब स्कूल भी ओपन होता है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़े हो गए, कॉटन, ये बेकेलाइट हो गया, जिसके कुकर वगैरह के हैंडल जिसके होते हैं, आपके फ्राई पैन के हैंडल होते हैं बेकेलाइट, और इस तरह के कई सारी चीजें, ये सारे इंसुलेटर होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते, ठीक। बट इन अगर हम केस ऐसी बात करें, मतलब इन केस ऑफ इंसुलेटर, जैसे कि जो चार्ज इंसुलेटर है, जैसे कि अभी मैं चार्ज कर रहा था ना बालों से किसके प्लास्टिक को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लास हो गया, इबोनाइट हो गया, ठीक है, इबोनाइट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो द इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें बाउंड रहता है, बाउंड यानी कि उसमें बंधा हुआ रहता है, तो वैसा उसमें से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, इधर से मूव नहीं कर सकता, बाउंड चार्ज। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग, एक बाउंड चार्ज होता है, एक फ्री चार्ज होता है। फ्री चार्ज जैसे कि कंडक्टर्स में फ्री चार्ज होता है, इंसुलेटर में जो चार्ज होता है वो बाउंड चार्ज होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों की सारी मटेरियल ही चार्ज हो सकती है, ठीक है, बट कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है, उसके अंदर फ्री चार्ज होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, तो हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री चार्ज भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर फ्री चार्ज होता है जिसके जो कि जब मूव करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ जाती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि दैट जो सम ऑफ द सब्सटेंस जो कि कंडक्टर होते हैं और कुछ हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि उसके अंदर ऐसा चीज क्या, चलो बात करते हैं। ओके, सो सारे कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कह सकते हो लूजली लूजली बंधे हुए होते हैं अपने बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहाँ पे होता है, एटम के अराउंड होता है ना, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, और किसके अराउंड घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। तो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से लूजली, मतलब न्यूक्लियस उनको बहुत अच्छे से बांधे हुए नहीं रहता, जैसे कि हमारा सन हमारी अर्थ को बहुत अच्छे से बांधे हुए है ना, जिसकी वजह से अर्थ हमारी अपने ऑर्बिट से कहीं इधर नहीं जाती। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ा होता है कंडक्टर के केस में, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, पूरे कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो फ्री है, तुमको फ्री छोड़ दिया जाए तो कहीं भी घूमोगे ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, एकदम वेले एकदम फ्री, कहीं भी जाएंगे, ठीक। आप लोग अपने दोस्त के घर जाते हो, वो इलेक्ट्रॉन भी, जैसे एटम, एक एटम उनका घर है, एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का दूसरा एटम घर है, तो एक दूसरे के वो घर आ जा सकते हैं, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो आप, ओके, रियल लाइफ से रिलेट करके। तो इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर, तो यही इन्हीं की प्रेजेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस एक सब्सटेंस के अंदर उन सब्सटेंस को कंडक्टर बनाता है, ठीक है। किसका कंडक्टर बनाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से क्या हीट का कंडक्टर बना देगा, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाता है बेटा, ठीक। हीट का भी बनाता है, वो आगे जाएंगे जब हमारा हायर क्लासेस में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं क्लास 11th में, ओके। तो जिसको जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जो आप 9th में पढ़े थे वो आपकी 11th में रिपीट होती है, और जो 10th में पढ़ोगे आप वो 12th में रिपीट होता है, अगर आप साइंस ले रहे हो तो, ठीक। अदर अदर सब्जेक्ट ले रहे हो तो अलग बात है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या, अब आप लोग कह रहे होगे सर हमारा जो प्लास्टिक होता है फिर जो ग्लास होता है वो भी तो एटम से मिलकर बना है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उसके अंदर वो कंडक्टर क्यों नहीं होता, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं उसके अंदर, बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल सुनो, कंडक्टर्स ऐसा घर है जिसके यहाँ पे पेरेंट्स जो है बहुत ही कूल माइंडेड है, कूल माइंडेड, और एकदम मतलब अपने बच्चों को फ्री छोड़े हुए, जाओ बेटा जहाँ घूमना घूमो, ठीक। दूसरा एक घर है जिसका नाम है इंसुलेटर, उस घर में जो पेरेंट है
और बच्चे इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन। पहला घर जो हमारा कंडक्टर था उसमें पेरेंट ने अपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया था, तो कंडक्टर के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, दूसरा जो घर है हमारा वो इंसुलेटर, उसके अंदर भी बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन है, बट वहां पे पेरेंट हैं स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा, वो अपने बच्चों को ऐसे फ्री नहीं छोड़ते हैं। ठीक, वो जो पेरेंट, मैं जो पेरेंट की बात कर रहा हूँ ना, वो पेरेंट पता है कौन है, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। एटम आपका समझ लो घर है, ठीक, कंडक्टर, और उसके अंदर जो पेरेंट है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस फ्री छोड़ा रहता है किसको, कंडक्टर वाले घर के इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस किसको अच्छे से बाउंड कर रहता है, बिल्कुल स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट कर पकड़े रहता है इंसुलेटर वाले घर के बच्चे को, यानी कि इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। सो क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इंसुलेटर के अंदर, तो इसीलिए इंसुलेटर के पास क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वहाँ पे मूव नहीं कर सकता चार्ज। तो चार्ज ही जब मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट ही नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया आप लोगों को, बताया कि नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी डिफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल भाषा में, चार्ज का फ्लो, अगर अगर चार्ज फ्लो होने लगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी में लगेगी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ओके ये चीजें हो गई हमारी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो पार्ट में। इलेक्ट्रिसिटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, ऐसा होना, ठीक, जिसमें कि हमारा जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा फॉर्म है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट की बात आ जाती है। करंट की बात कब आती है, जब हमारा चार्ज मूव करने लगता है। अब जैसे आप जो वाला, जो बालों में घिस के ऐसा वाला बिट्स ऑफ पेपर पर ड्रैग कर लेते हैं स्केल, वो आपका एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और आपके वायर में जो करंट दौड़ता है वो आपका एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। समझ लो इस बात को, ही नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लें। ओके, तो अभी अपन यहाँ तक करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा, ठीक है, मॉड्यूल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके लिए घबराओ नहीं, धीरे धीरे हम करके बहुत आगे तक सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा, क्योंकि ये दो चैप्टर बहुत ही बड़े थे, जैसा कि आपने देखा ना इतना टाइम लग गया हम लोग को लाइट चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। वैसे भी ये भी बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके बाद भी मैग्नेटिज्म तो पूरा अलग ही है, तो हम सबको मिला के करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके भाई, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये वीडियो आप, मैं समझा रहा हूँ, इस चांद बुक को खोल के बैठना, तब मेरी वीडियो देखते हैं ना, पेज नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये सब मैंने आपको बात समझाया। नेक्स्ट पेजेस अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बेटा, तो वीडियो तो बहुत बड़ी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो बाकी वीडियोस मैंने बहुत लंबी लंबी बनाई है, बट सिंस मैं अब इस वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगा, ताकि हमारा टास्क वाइज कोर्स भी कंप्लीट हो सके। और आप लोग जैसे वीडियो हो रही है नोट्स भी अपने वैसे ही मेंटेन करते चलिए, क्योंकि अगर दिन का दिन डेली काम करते जाओगे बर्डन नहीं होगा, ठीक। और अगर इकट्ठा मांग लिया जाएगा, ऑब्वियसली एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मांगे नहीं वर्क तुरंत, तो बर्डन हो जाएगा। तो आप लोग की गलती, आप लोग काम को पायलट बनाते जाते हैं, उसका इकट्ठा करते जाते हैं काम को, तो ऑब्वियसली बर्डन लगेगा। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।